प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत के लोगों में बहुत गहरे तक रची बसी है लोकतंत्र की भावना। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के कुनकुरी में भेंट मुलाकात के दौरान आम लोगों से की चर्चा, सरकारी योजनाओं की प्रगति के बारे में ली जानकारी। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ने लगी रफ्तार, पिछले 24 घंटों में मिले करीब 16,000 नए मरीज। केंद्र की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना से दुर्ग जिले की हजारों ग्रामीण महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोगों में लोकतंत्र की भावना बहुत गहरे तक रची बसी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल के दौर में भी भारत के लोगों ने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को पराजित नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खुद भी आपातकाल के उस दौर के साक्षी रहे हैं। सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने पूरे देश में आपातकाल लागू करते हुए नागरिकों के मूलभूत अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रधानमंत्री ने अगले महीने होने वाले रथ यात्रा पर्व की चर्चा करते हुए कहा कि भारत में देव यात्राओं की परंपरा बहुत पुरानी है। इसमें श्रद्धालु भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। देव यात्रा यानी जिसमें केवल श्रद्धालु ही नहीं बल्कि हमारे भगवान भी यात्रा पर निकलते हैं। अभी कुछ ही दिनों में 1 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है। ओडिशा में पुरी की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है। लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले। दूसरे राज्यों में भी जगन्नाथ यात्रा खूब धूमधाम से निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ यात्रा आषाढ़ महीने की द्वितीया से शुरू होती है। हमारे ग्रंथों में आषाढ़स्य द्वितीय दिवसे रथ यात्रा, इस तरह संस्कृत श्लोकों में वर्णन मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में भी हर वर्ष आषाढ़ द्वितीया से रथ यात्रा चलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अलग अलग भागों में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और शबरीमाला यात्रा सहित अन्य यात्राओं के आयोजन होते हैं। इन यात्राओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृश्य को गौरव के साथ देखा जा सकता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जशपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति के संबंध में लोगों से जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। जशपुर जिले में खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। श्री बघेल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ ही जशपुर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही क्लाइमेट को देखकर फसल उगाने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। कोरोना आया, सैनिटाइजर की मांग हुई, मास्क की मांग हुई। हमारी जो बहनें हैं मास्क भी बनाए और सैनिटाइजर बनाने का काम हुआ। सैनिटाइजर बनाने का काम सबसे पहले हुआ तो जशपुर जिले से हुआ है। मुख्यमंत्री ने जशपुर क्षेत्र के वैभव और यहाँ की संस्कृति को बचाने के साथ ही देवगुड़ी के संरक्षण के लिए सभी विकास खंडों में अभियान चलाने की घोषणा की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। देश में कल कोरोना के करीब 16,000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 100 दिनों में सबसे ज्यादा है। इस समय देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर लगभग 92,000 हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 1400 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। राजधानी चेन्नई में इस समय 3,000 से ज्यादा सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर करीब 4.5% हो गई है। वहीं देश के 5 बड़े राज्यों में संक्रमण की दर 8% से भी ज्यादा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है कि कोरोना से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। इस बीच छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1% से कुछ कम है। कल सबसे ज्यादा 26 मरीज दुर्ग जिले में पाए गए, जबकि रायपुर जिले में 21 और बलौदाबाजार जिले में 16 नए मरीज पाए गए हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वरदान साबित हो रही है। दुर्ग जिले में धमधा विकास खंड के जाता घर्रा गांव की महिलाओं ने समूह बनाकर इस योजना का भरपूर लाभ लिया है। गांव की महिलाएं श्रद्धा सहायता समूह के माध्यम से दाल मिल का संचालन कर रही हैं। इस दाल मिल से सभी महिलाओं को पर्याप्त आमदनी हो रही है। इस कार्य में महिलाओं को एक निजी संस्था से भी मदद मिल रही है। ये महिलाएं आसपास के किसानों से अरहर और चना खरीद कर दाल बनाती हैं। इस दाल को बड़े बाजारों में भेजा जाता है। अब तक समूह की महिलाएं करीब 50 क्विंटल दाल बेच चुकी हैं। इसके साथ ही समूह की महिलाएं धनिया, मिर्ची और आटा भी तैयार कर रही हैं। इस संबंध में धमधा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश मेश्राम ने बताया कि धमधा विकास खंड में 2000 से ज्यादा महिलाएं स्व सहायता समूह के जरिए विभिन्न प्रकार के रोजगार को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमने समूह के माध्यम से यहाँ पे उनके द्वारा जो किया गया दाल मिल के लिए, और एक है जीवामृत। तो जीवामृत के बारे में जो प्लांट्स है उसमें अभी हमने रिसेंटली 3 से 4 महीनों के बीच में 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया हुआ है। और साथ में अभी दाल मिल के लिए अभी ऐसा कि आपके सामने भी हमारे ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं, ये अभी दाल मिल का जो लॉन्च किया गया है, इसमें लोकल किसानों से दाल को खरीद करके, कच्ची दाल, रॉ मटेरियल दाल के रूप में खरीद करके उसको दाल के रूप में, जो दाल हम लोग खाते हैं उस रूप में उसको बना रही है। उनको खरीदने का जो कास्ट है लगभग 6,000 रुपये क्विंटल है। और प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब उसको बनाने के बाद में हम उसको मिनिमम 10,000 पर क्विंटल के हिसाब से विक्रय कर रहे हैं। तो हमको 1 क्विंटल में 4,000 का नेट प्रॉफिट होता है। श्रद्धा सहायता समूह की कुछ महिलाओं ने बताया कि दाल मिल में काम करने से पहले वे रोजी मजदूरी किया करती थी, लेकिन दाल मिल से उन्हें काफी लाभ हो रहा है। नाम जय माँ लक्ष्मी हवै, ओमा 12 सदस्य हवै और जीवा के मिशन पर हमन जी अमृत बनावत हवन और किसान मन ला बेचे हवन और 6 बार बनाए हैं। हमन ला 1,20,000 के फायदा होइस हवै और वो मन ला फायदा हुआ था किसान मन ला। दाल मिल चला रहे हैं। दूसरे के खेत में धूप में काम करने जाते थे, वो अब हम अपने खुद से काम कर रहे हैं।
समूह की कुछ महिलाएं जीवामृत खाद भी बना रही हैं। इस कारोबार से महिलाओं की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। इस तरह राष्ट्रीय आजीविका मिशन में दुर्ग जिले की महिलाओं के लिए आर्थिक प्रगति का नया रास्ता तैयार कर दिया है। दुर्ग की महिलाओं की सफलता को देखकर अब अन्य जिलों में भी इस योजना के विस्तार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के पेहरीद गांव में पिछले दिनों बोरवेल में गिरने के बाद सुरक्षित बाहर आने वाले राहुल अब अपने घर पहुंच गए हैं। इस मौके पर राहुल के माता पिता और परिजनों ने उसकी आरती उतारी। सभी ने राहुल के माथे पर टीका लगाकर उसका अभिनंदन किया। बोरवेल की घटना के बाद राहुल पूरे देश में चर्चा में आ गए थे। इस वजह से राहुल के अस्पताल से घर लौटने पर उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। गौरतलब है कि बीते 10 जून को अपने घर की बाड़ी में खेलते समय राहुल 65 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के आपदा राहत दल के सदस्यों ने 5 दिन की लगातार मेहनत के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला था। बोरवेल से बाहर आने के बाद राहुल को इलाज के लिए बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से स्वस्थ हो जाने पर कल रात राहुल को घर लाया गया। कोरिया जिले में भरतपुर सोनहत विधानसभा के 26 गांवों में आज़ादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचने वाली है। जिले के पडेवा, हंसपुर और नवाडी में बिजली पहुंचने का काम शुरू भी हो चुका है। इन गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचने के कारण दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय विधायक गुलाब कमरो ने बताया कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन गाँवों में बिजली पहुँचाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके बाद राज्य विद्युत मंडल की ओर से बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हम इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इन्होंने इसके साथ साथ ही लगभग 26 गांवों को स्वीकृति दिलाई है। लगभग 9 करोड़ की स्वीकृति दिलाई है। लगातार मैं जब यहाँ पर आता था ग्रामीण लोग कहते थे भैया हमारा बैटरी खराब है, लाइट नहीं चल रहा है, 7 बजे के बाद बंद हो जाता है, 8 बजे के बाद बंद हो जा रहा है। कई महीनों से सोनहरी गांव का शिकायत आता था कि हमारा बैटरी खराब हो गया, कई दिन से बंद है। इससे मैं मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि भैया ये सौर ऊर्जा को आप हटवाइए और वहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य से आप बिजली दीजिए। उसी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सर्वे का काम पूरा कराया। बिजली विभाग के तमाम सारे अधिकारी सर्वे करके प्रस्ताव भेजे सी के माध्यम से और तत्काल स्वीकृति मिले। राज्य विद्युत मंडल के कार्यपालन अभियंता एनपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना से क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली पहुंचाने का काम शुरू किया जा रहा है। योजना के तहत मनेन्द्रगढ़ और सोनहत विकासखंड में 11-11 तथा भरतपुर में 4 गांवों में बिजली पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी मुख्यमंत्री मजरा टोला जो योजना है उसके तहत इन 3 गाँव का जो है हंसपुर, नवाडी और पडेवा का विद्युतीकरण का कार्यादेश जारी हो चुका है, जिसका अब काम चालू है। आज विधायक जी अपने जो है भूमि पूजन यहाँ पे कर लिए हैं। उसके बाद पोल भी हमने गिरा लिया है और धीरे से गैंग भी आजकल में कुछ गैंग तो आ गई है, कुछ और आनी है, तो कंटिन्यू काम चालू हो जाएगा। एनपी सिंह ने बताया कि बिजली की लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए 11 किलोवाट की लाइन भरतपुर क्षेत्र तक पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही मनेन्द्रगढ़ और सोनहत क्षेत्र में 4 ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। यह काम 1 महीने में पूरा हो जाने की संभावना है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी सहजानंद सरस्वती के बारे में। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 26 जून 1950 को हुआ था। किसानों के हितों के लिए संघर्षरत सहजानंद एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, सशक्त लेखक और समर्पित क्रांतिकारी थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। पहले उनका नाम था नवरंग राय। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की। इस सभा ने किसानों को जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ संगठित किया। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इस सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे प्रमुख नेता इस सभा के सदस्य बनाए गए।
अगस्त 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण ऋण रद्द किए जाने की मांग की गई। सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बिहार में बाकाश्त आंदोलन शुरू किया। बाकाश्त का अर्थ था खेती के साथ यानी स्वयं की जोत। ये आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकाश्त भूमि से जोतदारों यानी असामियों को हटाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार काश्तकार अधिनियम और बाकाश्त भूमि कर पारित किया गया। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसकी शपथ और जिसका संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज वे जन जन के आदर्श और लाखों लोगों के नायक बन गए हैं। उन्हें रामगढ़ में ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात रही। मेरे लिए एक मित्र, एक चिंतक और मार्गदर्शक के रूप में पाना बहुत बड़ा सम्मान है। स्वामी जी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं। सहजानंद सरस्वती का निधन 26 जून 1950 को हुआ। ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।